नमस्कार, मेरा नाम योगेश सपकाले है और आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सटीक जानकारी देने वाले वेबिनार में आप सभी का स्वागत। आप में से जो लोग आज पहली बार हमारे वेबिनार में आए हैं, उनके लिए मनी लाइफ फाउंडेशन के बारे में मैं कुछ बता दूं। मनी लाइफ फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो पिछले 12 सालों से आर्थिक साक्षरता एवं बचतकर्ताओं को सक्षम बनाने में जुटी हुई है। साथ ही में मनी लाइफ फाउंडेशन ग्राहकों के लिए आवश्यक जानकारी देने के अलावा उनके हितों की रक्षा करने का भी प्रयास करती है। आज हमारे साथ है रामपुर उत्तर प्रदेश के मुकेश पाठक, जो एक मधुमक्खी पालक और फैबा हनी के संस्थापक है। आज हम जानेंगे कि असली शहद क्या होता है, बाजार में मिलने वाले शहद में मिलावट कैसी होती है और ऐसे मिलावटी शहद के सेवन का हमारे स्वास्थ्य पे क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। मुकेश जी के बारे में बात करने से पहले आइए देखते हैं उनके मधुमक्खी पालन पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप। थैंक यू तुषार। जैसा मैंने बताया था कि एक मधुमक्खी पालक और फैबा हनी के संस्थापक है जो उपभोक्ताओं को शुद्ध, मिलावट रहित और कच्चा शहद उपलब्ध कराते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुकेश जी ने 2016 में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मीठी क्रांति के बारे में बात करते हुए सुना और उसके बाद उन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू किया। लेकिन जल्द ही उन्होंने यह महसूस किया कि मधुमक्खी पालकों को उनके शहद का स्थायी और उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। सिरप मिक्सिंग लॉबी इतनी मजबूत थी कि बड़े ब्रांडों द्वारा प्राकृतिक शहद की खरीद तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम थी। फिर मुकेश जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर असली और शुद्ध शहद के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया और जल्द ही उनके पास एक बड़ा ग्राहक आधार था जो शुद्ध शहद चाहता था। अपनी कंपनी फैबा हनी के साथ मुकेश जी शहद में मिलावट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले शहद की शुद्धता सुनिश्चित करने में अत्यधिक गर्व महसूस करते हैं। आइए उन्हीं की जुबान से सुनते हैं शुद्ध शहद और इसके साथ जुड़ी हुई तमाम सारी बातें। लेकिन मुकेश जी से बातें सुनने के पहले आज के इस वेबिनार के लिए कुछ नियम आपको बता दूं। आज के कार्यक्रम के दौरान हमने आप सभी की आवाज बंद कर रखी है। हालांकि सवाल जवाब के दौरान आप अपने मन में जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। यह वेबिनार अच्छी तरह से देखने के लिए आप जूम पर उपलब्ध स्पीकर व्यू का इस्तेमाल कीजिए। यह वेबिनार की रिकॉर्डिंग हो रही है और वो आप हमारे यूट्यूब चैनल मनी लाइफ टीवी पर देख सकते हैं। सवाल जवाब के वक्त अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप जूम पर हाथ चिन्ह का पर्याय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारी विनती है कि कृपया अपने सवाल सिर्फ 90 सेकंड की सीमा में रखिए। वेबिनार के दौरान आप चैट रूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, सवाल और निरीक्षण जनरल चैट रूम में ही भेजिए। हमें व्यक्तिगत रूप से भेजे हुए संदेशों का हम जवाब नहीं दे पाएंगे। वेबिनार के समय आप जहां पर भी है वहां के दृश्य सभी लोग देख सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कृपया जूम में अपने कैमरा बंद कर दीजिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं मुकेश पाठक जी को। ओवर टू यू मुकेश जी। बहुत बहुत नमस्कार। इस वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों और इसको आयोजित कर रही टीम, आदरणीय सुचेता दलाल जी, हम सबके सहयोगी योगेश जी और आप सभी मेरे मित्र भी कई इसमें हैं। मैं धन्यवाद भी कहूँगा, शुरुआती धन्यवाद से करूँगा कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म हमको देने का दिया। मैं तो एक साधारण मधुमक्खी पालक हूँ, किसान की श्रेणी में आता हूँ। प्रयास किया था कि सुना था, जैसा कि बताया मेरे बारे में योगेश जी ने, कि प्रधानमंत्री जी से एक बार मैंने स्वीट क्रांति के बारे में सुना था। तो प्रधानमंत्री जी जब भी बोलते हैं पूरे अध्ययन के साथ बोलते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो वहां मुझे लगा कि इस नए युग में अगर कोई
नया व्यवसाय है जिसमें हम एंट्री कर सकते हैं, तो मैंने उसमें करीब 6 महीना अध्ययन किया, कुछ लोगों से मिला और फिर बी कीपिंग मैंने प्रारंभ किया। सच पूछिए तो बी कीपिंग एक ऐसा विषय है जो हमारे देश में बहुत नया है। अगर मैं कहूं कि पहली बार किसी ने बी कीपिंग हमारे देश में शुरू किया तो 1975 में किसी ने, क्रांतिकारी रहे होंगे बहुत ज्यादा, जो उन्होंने मधुमक्खी को पालना शुरू किया। कोई लिटरेचर उपलब्ध नहीं था, जरूर उन्होंने यूरोप और अन्य देशों से सीखा और उन्होंने देखा, लेकिन वो तो एक, ये कहिए कि टाइमलाइन पे एक पहला पॉइंट था। 1990 के दशक में कुछ लोगों ने व्यावसायिक रूप से बी कीपिंग को शुरू किया और उस समय जर्मन ब्रीड एपिस मेलिफेरा को लाए और उसको पालना शुरू किया। और मैं ये कहूंगा कि आज तक उसमें अध्ययन जारी ही है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसपे पड़ाव तो आते हैं लेकिन कोई मंजिल नहीं आई है। तो बी कीपिंग में हमारे देश में जो जागरूकता होनी चाहिए थी वो लंबे समय तक नहीं थी। वो तब तक नहीं थी जब तक उच्चतम स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका बार बार जिक्र नहीं किया। उन्होंने इस सब्जेक्ट को इतनी बार लोगों से कहा, अपनी सभाओं में कहा कि बहुत सारे लोग मुझ जैसे आए और बी कीपिंग में गए। मैं जब बी कीपिंग में गया तो मुझे लगा कि ठीक है, मधुमक्खी पालना है, जो शहद आएगा उसे बेच लेना है और इस तरह से जैसे हम किसान की हैसियत से करते हैं, चाहे चावल उगाएं चाहे धान उगाएं, हम उसको उगाते हैं और बेच लेते हैं। वही सोच के मैंने इस चीज को किया। जब बी कीपिंग में जाके अब उसकी प्रैक्टिसेस की बात आई, अपने उत्पादन को बेचने को लेकर बात आई, तब मैंने देखा कि वहां पे दोहन है और कुछ अलग प्रकार का दोहन है। मैं समझता हूँ आवाज पहुंच रही है क्योंकि यहाँ ब्लिंक हुआ है कुछ। आपकी आवाज आ रही है जी, थैंक यू। तो मैंने ये पाया कि मधुमक्खी पालक ठीक ठाक मात्रा में शहद का उत्पादन कर रहा है लेकिन उसका बिक नहीं रहा है। जबकि हम बाजार में देखते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ही अकेले मिलके इतना शहद बेचती हैं, जो उनका हम टर्नओवर देखते हैं, जो उनका हम हर तरह से आंकड़े देखते हैं। तो हमने सोचा कि आखिर क्या कारण है कि हमसे शहद खरीदने वाला कहता है कि कोई मांग नहीं है, देना है तो दे दो, वहां खूब बिक्री भी हो रही है। तो हमें लगा कि इसमें कोई समस्या है। इतना कम खरीदी पे इस तरह से शहद इतना मार्केट में कैसे आ रहा है। आप जानते हैं जमाना बदल रहा है, पहले तो एक दूसरे से मिलना मुश्किल होता था, लेकिन अब व्हाट्सएप के ग्रुप बनने लगे। हमारे जो मधुमक्खी पालक लोग थे, हमने भी एक बी कीपर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाई और हमारे जैसे और लोग भी थे। उसके माध्यम से हम एक दूसरे से संवाद करने लग गए। तो रियल टाइम में हमको पता चलने लग गया कि जनवरी में, फरवरी में, किसी महीने में हमने कितना निकाला, कितना बिका और मार्केट में कितना बिका। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इसमें बीच में ऐसा जरूर कुछ होता है कि हमारे और फैक्ट्री के बीच में पहुंचने से पहले इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जब इसकी पड़ताल की तो पता ये चला कि हमसे शहद ले जाके प्रोसेसिंग के नाम पर इसमें कुछ ऐसा होता है कि फिर अडल्ट्रेशन शुरू हो जाता है और राइस सिरप और कॉर्न सिरप जैसी चीजें इसमें मिलाई जाती हैं। सबसे पहले तो एज ए बी कीपर जब मैंने ये सुना कि शहद को प्रोसेसिंग के लिए गर्म किया जाता है, और गर्म ही नहीं, प्राकृतिक रूप से 45 से 60 डिग्री तक आप गर्म करिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको गर्म ही नहीं किया जाता, उबाल दिया जाता है। उससे होता क्या है कि शहद में जैसे जमने की प्रवृत्ति होती है वो खत्म हो जाती है, और फिर उसमें हम राइस सिरप और कॉर्न सिरप 25 से 40 रुपए किलो का वो लोग मिलाते हैं और हमारे 1 किलो शुद्ध शहद को वो 10 किलो में बदल लेते हैं। और इस तरह से आपका भी घाटा हो रहा है। एक ग्राहक की हैसियत से आप शहद खाते हैं, दरअसल 900 ग्राम चीनी होता है उस 1 किलो शहद में। हमारा भी घाटा होता है, हम उत्पादन करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बिकता नहीं है।
यह अवेयरनेस हमने चलाया, बीच में बहुत से लोगों का साथ मिला और आज हम लोगों ने ये सोचा कि हम प्रयास करते हैं कि हमारा 10 किलो 20 किलो जो भी है हम सीधे आप लोगों तक बेच पाए। उसी एक छोटे से प्रयास में आप जैसे स्वनाम धन्य लोगों से मिलना हुआ, आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिलने लग गया और हम इसी प्रयास में हैं कि अब किसी और मकड़ जाल में न फंस के हम जो भी ईमानदारी से जितना भी निकाल पाएंगे, ईमानदारी से बिना किसी मिलावट के आप तक उस शहद को पहुंचाएंगे। तो अब तक तो विषय का सिंहावलोकन मैंने सोचा कि ऐसे ही किया जाए। ये तो कुल मिला के जो बी कीपिंग नहीं करते हैं या जो मधुमक्खियों के संसार के बारे में नहीं जानते उनके लिए बड़े ही रोचक तथ्य हैं कि एक मधुमक्खी फूलों का रस प्राप्त करके जब शहद बनाती है तो उसको कितना परिश्रम करना होता है। जब एक चम्मच शहद आप लेते हैं तो आप ये समझिए कि वो 12 मधुमक्खियों के जीवन भर का परिश्रम होता है। मधुमक्खियों की दरअसल 20,000 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं, लेकिन आश्चर्य करेंगे आप कि केवल 4 प्रजातियां ऐसी हैं जो शहद बनाने के काम आती हैं। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब हम बी कीपिंग करते हैं तो मधुमक्खी का छत्ता वैसा नहीं होता है जैसा आपने सामान्य रूप से देखा होगा कि किसी ऊंची बिल्डिंग पे लगा दिया या किसी पेड़ पे लगा दिया। मधुमक्खी के छत्ते के लिए हम फ्रेम प्रदान करते हैं। तो एक फ्रेम में 45 से 60,000 तक मधुमक्खी हो सकती है और रोचक बात यह है कि इसमें लगभग सभी मादा मधुमक्खी जो होती हैं वो वर्कर मधुमक्खी होती हैं। वो रात दिन काम करती हैं। यस, या तो वो बाहर निकल के फूलों का पराग एकत्र कर रही होती हैं, अन्यथा वे रात को शहद बनाने का काम करती हैं या छत्ते के मेंटेनेंस का काम करती हैं। पूरी मधुमक्खी के एक छत्ते में इन 60,000 वर्कर्स पे एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देने का काम करती है और पूरे इस झुंड में 4 या 5 ड्रोन होते हैं जो आप कह सकते हैं पुरुष मधुमक्खी, मेल मधुमक्खी होते हैं जो रानी मक्खी को सहायता करते हैं उसके अंडा देने के लिए या उससे मेटिंग करने के लिए। तो एक रोचक बात यह है कि ड्रोन जो होता है वो कभी काटता नहीं है। दरअसल ड्रोन का स्टिंग होता ही नहीं है, तो वो कभी आपको काट नहीं सकता। और हमें बताया गया कि ये जो ड्रोन का आविष्कार हुआ है, जो आजकल आप लोग खुद सुनते होंगे, जब इसका आविष्कार हुआ था तो ये माना गया था कि ये नुकसान नहीं कर सकता, एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते, इससे किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा, ये काट नहीं सकता, तो इसका नाम ड्रोन रखा गया था। ऐसा हमें बताया गया, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। शहद के बारे में एक चीज तो है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, शहद को लेकर सबने बहुत ही सम्मान की दृष्टि से लिखा है, उसके बारे में बताया है, इसमें कोई शक नहीं है। शहद में जितनी चीजें होती हैं वो एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण आहार है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, 85 तरह की चीजें हैं। शहद अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। हमने देखा है कि किसी वक्त हमको लगता है कि दोपहर का भोजन नहीं मिल पाएगा, तो हम 2 चम्मच शहद खा के निकल जाते हैं, तो हमें फिर 4-5 बजे तक भूख की आवश्यकता होती ही नहीं है। आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। शहद को के खाने को लेकर मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि एक बार सुबह आप खाली पेट लीजिए, ये आदत डालिए, और एक बार आप खाने के बाद कभी ले लीजिए, तो आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती रहेगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि शहद कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। मैं इसमें एक ही बात कहूंगा कि अब हमें शहद को दवा के रूप में नहीं बल्कि खाने के फूड आइटम के रूप में प्रयोग में लाना चाहिए। मेरे कई मित्र हैं जो कहते हैं कि हमने 1 किलो शहद लिया था 3 साल पहले और अभी थोड़ा बचा है। ये सच बात है, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूं। लेकिन अब इस धारणा को बदलना है, इस आदत को बदलना है। शहद आप अपने खाने के टेबल पे रखिए, परिवार का हर सदस्य 25 से 30 ग्राम तक इसे खाए और दिन में 2 बार खाए। यही एक ऐसा पदार्थ है जो आप वर्षोपरांत खा सकते हैं,
क्योंकि सर्दियों में ये आपको ऊर्जा प्रदान करता है और गर्मियों में ये शीतलता प्रदान करता है। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हमारे देश में शहद की मांग पर व्यक्ति तो बहुत कम है। अगर मैं ये पिछले 2-3 साल की बात छोड़ दूं, जबकि कोरोना काल में शहद की मांग बढ़ी है, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने भी इस पे मुहर लगाया है कि शहद खाने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो लोगों में ये इस तरह का एक क्रांति आई है विचारों में, सोच में, और वो शहद को प्रमुखता दे रहे हैं। लेकिन बस वही दिक्कत थी, एज ए बी कीपर हम देख रहे थे कि जो आप पॉपुलर ब्रांडेड शहद खा रहे हैं, वो लोग क्या दे रहे हैं और आप क्या खा रहे हैं, ये देख के हमको अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि हम खुद आगे बढ़ते हैं और इसमें जितना शुद्ध हो सके आप लोगों तक पहुंचाएं। नहीं पहुंचा पाए तो कम से कम जागृति फैला दें, ताकि आप शहद के बारे में पूछ सकें, लोगों से डिमांड कर सकें कि हमें शुद्ध शहद कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा। एक बात बताना चाहूंगा कि मधुमक्खी पालक वर्ष भर एक मधुमक्खी के डिब्बे पे मेहनत करता है तो उसे 15 से 25 किलो तक का उत्पादन हो पाता है। यानी ये बहुत कठिन काम है। लेकिन हमारे देश में जो ब्रांडेड शहद बिकते हैं, वो आप समझ सकते हैं उनका क्या कितने मीट्रिक टन बिकते होंगे। अगर उन सबको मिला लें तो इतना उत्पादन तो हमारे यहाँ है नहीं। जबकि वो बड़ी कंपनियां, उनके पास तो मधुमक्खी का एक डिब्बा भी नहीं है। तो इसलिए मैं अब इस विषय को उठाना चाहता हूं कि शहद में मिलावट के प्रति आपको सावधान रहना होगा। ये जो प्रोसेसिंग का खेल चल रहा है, ये जो लोग कहते हैं कि शहद को प्रोसेस करिए तभी वो ठीक रहेगा, खाने के योग्य होगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। शहद तो हम हजारों वर्षों से हमारे अभ्यास में है, हम खाते हैं। ये प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या हमें हमारे किसी बुजुर्ग ने बताया? क्या हमें कभी बताया गया कि शहद को गर्म कर लीजिए, तब उसको छानिए, तब खाइए? नहीं बताया गया है। तो फिर ये अब कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो शहद को छानना, गर्म करना, प्रोसेसिंग करना, वो आपके दिमाग में डाल रही हैं? और कई बार लोग हमसे कहते हैं कि भाई साहब वो इसमें तो हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, कोई ये हो, कोई वो हो। मैं किसी संभावना से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि प्रोसेसिंग के नाम पर आप क्या खा रहे हैं, आप खुद फैसला कीजिए। तब हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें कि रॉ हनी उचित है, रॉ हनी ही खाना चाहिए। रॉ हनी जो सीधे छत्ते से निकलता है। शहद की प्रोसेसिंग को मैं पूरी तरह से नहीं नकार रहा हूं, आप एथिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे एथिकल प्रोसेसिंग क्या है? वो आप ऐसे समझें कि शहद छत्ते से निकला, साधारण गर्मी में धूप में रख दें तो थोड़ा उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा, फिर उसको कपड़े से छान लें और रख लें। यही एथिकल प्रोसेसिंग है। लेकिन इसके बाद कि देखिए, मधुमक्खी पालक जो शहद निकालता है, वो देखता है कि जब शहद पूरी तरह से राइप हो गया, पूरी तरह से कैपिंग हो गई, अब हम निकाल सकते हैं, तब वो शहद को निकालता है, क्योंकि उसे अपने मधुमक्खी की सेहत की भी चिंता होती है। तो उसने निकाला, फिर वो क्या करता है कि निकालते समय जो भी उसमें थोड़ा सा अवयव आ जाता है, उसको वो कपड़े से छान लेता है। धोती वाले कपड़े से अपन लोग छान लेते हैं, कॉटन के कपड़े से, और उसको रख देता है। वही रॉ हनी है, आप उस शहद को खा सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस करते हैं वो इस नाम पे प्रोसेस करते हैं कि हमें मॉइस्चर कम करना है। अब एफएसएसआई यहां आती है कि उसने मॉइस्चर कंटेंट 20% रख दिया है कि 20% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका वो शहद फेल हो जाएगा। अर्थात जो शहद मधुमक्खी के छत्ते से निकल रहा है वो फेल हो सकता है, लेकिन जो गर्म करके आपको रास्ता दे दिया कि आप जाइए उसको गर्म कर लीजिए। और इस तरह से फिर आप समझ सकते हैं कि रॉ हनी और प्रोसेस्ड हनी में से कौन सा आपको पकड़ना चाहिए। तो इसलिए यही दोनों अंतर है। और जब उसको गर्म करके प्रोसेसिंग में जाते हैं तो सिर्फ उतने तक ही नहीं रहते हैं। अब तो ये स्थापित सत्य है, इस पर अखबारों में भी आ चुका है। सुनीता नारायण जी ने एक बार लेख भी लिखा था जिसमें
80% तक की मिलावट पाई गई थी बड़ी बड़ी कंपनियों में। और ये मिलावट तभी संभव है जब आप उसको गर्म करेंगे, उसमें केमिकल डालने का रास्ता खुल जाता है, उसमें राइस सिरप और कॉर्न सिरप मिलाया जाता है, इतनी बारीकी से और चालाकी से मिलाया जाता है कि कई बार वो घरेलू लैब के टेस्ट में पास हो जाता है। और बाकी जो सर्वोच्च टेस्ट है NMR, वो जर्मनी में होता है, जो लाखों में होता है। आप सुना है कि भारत सरकार भी कोई लैब उसके लिए भारत में ला रही है। तो यही प्रोसेस हनी और रॉ हनी के बीच का वो अंतर है जो हम आपके समक्ष ला रहे हैं। कई बार मधुमक्खी पालक का कोई शहद हो सकता है आप उसको डिस्कार्ड कर दें ये करके कि ये तो उतना चमकीला नहीं है, ये तो बड़ा डल सा दिख रहा है, इसका तो कलर पता नहीं कैसा है, पहले इसका कलर कुछ और था अब तो कुछ और है। जबकि जो ब्रांडेड शहद आप लेते हैं उसका कलर हमेशा एक जैसा होता है। हम उसको बताते हैं क्यों होता है। उस शहद में जान नहीं होती, वो गर्म हो चुका होता है, उसमें केमिकल मिले होते हैं, उसमें राइस सिरप कॉर्न सिरप मिले होते हैं। अब उसमें रिएक्शन का कोई मादा ही नहीं है, डेड बॉडी है, तो वो तो हमेशा एक सा रहेगा। जबकि हमारा रॉ हनी, मधुमक्खी पालक का, बी कीपर का रॉ हनी, वो समय के साथ अपने आप को रिएक्टिव है, वो चेंज करता है। जब शहद देखता है कि मैं क्योंकि वो असली फूलों के रस से बना होता है, तो वो टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, वो मॉइस्चर पे रिएक्ट करता है, वो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, तो अपना कलर बदलता है। और इसीलिए कभी कभी अपने आप को बचाने के लिए वो क्रिस्टलाइज भी हो जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया जो छूट नहीं जाए, क्रिस्टलाइज्ड हनी, जमा हुआ शहद। अगर मैं कैमरे पे आऊं तो मैं अपने मित्रों को दिखाऊं कि जमा हुआ शहद कैसा होता है और क्यों होता है। जी जी कहिए। देखिए, हमसे लोग कहते हैं कि जमा हुआ शहद नकली होता है। मैं उनकी बात को ऐसे कहूंगा कि असली और नकली दोनों प्रकार का शहद जम सकता है, लेकिन असली शहद में कुछ फ्लोरा ऐसे हैं जो जम सकते हैं। और मैं आपको पहले ये साधारण शहद दिखा रहा हूं, ये आपने देखा होगा, सामान्य, ये लीची का शहद है। हम बताएंगे कि लीची का शहद का क्या मतलब हुआ। और अब आपको ये मैं एक चीज दिखा रहा हूं, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये देसी घी है, जबकि ये मस्टर्ड का शहद है। ये जमा हुआ है और ये गर्मियों में भी जमा हुआ होता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है। अब होता क्या है, मधुमक्खी पालक से ये शहद आप नहीं खरीदते हैं कि उसने चीनी मिला लिया, और हमसे सहज रूप से उपलब्ध ये शहद वो बड़ी कंपनियां खरीदती हैं, क्योंकि सबसे सस्ता यही शहद होता है। बाकी सब में मेहनत करना पड़ता है, ये सामान्य कहीं भी मिल जाता है, हम लोगों को माइग्रेशन नहीं करना पड़ता उतना। ये सबसे सस्ता होता है, वो ये खरीदती हैं और वो यही शहद आपको बेचती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि फिर ये शहद तो जमा नहीं, क्योंकि वो इसको 80 डिग्री 100 डिग्री तक गर्म कर देते हैं, एकदम उबाल देते हैं, तो इसमें जमने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर शहद को जमने से बचाना है तो हम उसे गर्म कर दें। यस, ये एक है, लेकिन फिर होगा क्या, उसके सारे गुणधर्म नष्ट हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं होता है तो उसमें फिर एनरिचनेस लाने के लिए, क्रिस्टल क्लियर गोल्डन रंग देने के लिए वो सारी चीजें वो लोग करते हैं, जिसके खिलाफ हम खड़े हैं और आपका सहयोग और समर्थन चाहते हैं और आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो जमे हुए शहद को लेके जो आपकी अवधारणा है उसको बदलने की आवश्यकता है। आप इसको आराम से चम्मच से काट के खाइए। हाँ, एक मार्केट इसका और है, और वो है विदेशी मार्केट, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट। वो क्रीम हनी करके हमसे ले जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम मधुमक्खी पालक हैं, हमें तो एक्सपोर्ट और ये सब उसकी स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती, तो हम पहुंच नहीं पाते। ये शहद भी हमसे ट्रेडर्स खरीदते हैं, और अगर उन्हें जहां मार्केट मिल जाता है, मिलावटी लोगों को देना है तो दे देते हैं, बाहर देना है तो दे देते हैं। तो जमे हुए शहद को लेकर ये जो मैं बताना चाह रहा था, ये आपके समक्ष है। अब इसमें एक बात आई फ्लोरा, जैसा कि मैंने कहा ये लीची का शहद है, इसमें से कोई शहद ये अजवाइन का शहद है। देखिए, दोनों का कलर अलग है, आप देखेंगे।
अब आप पूछेंगे कि ये अजवाइन का शहद और लीची का शहद और ये सब चीजें क्या होती हैं। देखिए, मधुमक्खी अलग अलग फूलों पर बैठती है, क्योंकि वर्ष भर कोई एक ही फूल तो उपलब्ध होगा नहीं। कभी लीची का सीजन है 2-3 महीने का, फिर अजवाइन का सीजन आ गया, फिर वन तुलसी का सीजन आ गया, फिर यूकलिप्टस का सीजन आ गया। तो हम जो जेन्युइन बी कीपर लोग हैं, वो अपने बॉक्सेस को फ्लोरल कैलेंडर के हिसाब से माइग्रेट करते हैं, और हम देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल के जंगलों से लेके राजस्थान, झारखंड, हिमाचल तक जाते हैं अलग अलग फ्लोरल कैलेंडर में, कि चलो अभी हमको राजस्थान में अजवाइन का फ्लावरिंग हो रही होगी, जब भी होती है होली के बाद हम वहां जाएंगे। तो वहां ऑब्वियसली मधुमक्खी का जो रेडियस है घूमने का 3 किलोमीटर का, उस पूरे रेडियस में वही है और कोई फूल है नहीं। तो ऐसी दशा में 80% तक जब कोई सिंगल फ्लोरा मिलता है तो हम कहते हैं कि ये उसी फ्लोरा का शहद है। और जब हम देखते हैं कि कभी कभी मौसम ऐसा अनुकूल होता है कि कई प्रकार के मिल जाते हैं, जैसे हम अपने हिमालयन जंगल, नैनीताल के जंगलों में जाते हैं, तो उसी समय शीशम, कीकड़, कड़ी पत्ता, बहुत सी चीजें एक साथ मिलती हैं, तो हम उसको मल्टी फ्लोरा कहते हैं, कि सिंगल फ्लोरा नहीं है, कई फ्लोरा है इसमें। अब मेरा एक प्रश्न है, या मैं याद दिलाना चाहूंगा, किसी बड़े ब्रांड को आपने देखा है कि उसने लिखा हो कि उसका शहद कौन से फ्लोरा का है? और आप देखेंगे कि वर्ष भर उसका स्वाद भी एक जैसा होता है, उसका कलर भी एक जैसा होता है, सब कुछ एक जैसा होता है। जबकि मधुमक्खी पालक अगर एक ही फ्लोरा का शहद, जैसे जामुन फ्लोरा का शहद है, मैं आपको वर्ष में सेम बैच भी अगर उसको दूंगा तो उसका थोड़ा कलर में चेंज होगा, थोड़ा अपीयरेंस में चेंज होगा, थोड़ा टेस्ट भी रिच भी हो सकता है, जिसे कहते हैं 19 या 20 होना, क्योंकि वो जिंदा शहद है, वो रिएक्टिव है। तो मेरा एक और मानना है कि हमें फ्लोरा के प्रति जागरूक होना है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि शहद में और होता क्या है। और एफएसएसआई जो इतनी बारीकियों पे जाता है, उसने आज तक शहद के लिए फ्लोरा लिखना कंपलसरी नहीं किया। अगर उनको पता नहीं था तो मैं उनको आज बताता हूं, और पिछले कई साल से बता रहा हूं। और अगर पता है तो प्लीज जल्दी करें, ये लिखें, और ये भी लिखवाएं कि वो प्रोसेस्ड है या रॉ है। मुकेश जी, एक बात हम कहते कहते रह गए कि अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है कि आपने फर्क तो बता दिया कि रॉ हनी जो है, या फिर मधुमक्खी पालक के पास जो हनी मिलता है, या फिर ब्रांडेड जो हनी मिलता है, इसमें क्या फर्क है और कैसे ये समझ में आता है। लेकिन अब सबको एक मेन सवाल सबके मन में ये है कि हम इसे पहचाने कैसे। अभी मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, अभी आपने जो बातें बताई है वो शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो मुझे तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे शुद्ध हनी चाहिए, शुद्ध मत शहद चाहिए, तो इसकी मैं पहचान कैसे करूंगा? बाजार में जो है वो अभी बाजार में लिखते हैं कि हमारा 100% शुद्ध है, तो हम उसके भरोसा रखते हैं, वो लेके आते हैं वो बोतल। लेकिन अगर हमको असली में पहचान करना है तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। पहले तो मैं ये बाजार वालों का कह दूं जो लिखते हैं 100% प्योर हनी, तो एफएसएसआई का एक क्लॉज है, 2018 में हमने उसके खिलाफ बहुत उठाया था। उन्होंने अचानक कहा कि राइस सिरप और कॉर्न सिरप मिला हुआ शहद को आप प्योर हनी कह के, यू कैन टर्म इट एज प्योर हनी। और आप लोग चाहें तो मेरा वो पिंड ट्वीट है, मेरे ट्विटर अकाउंट पे अगर जाएं तो वो पिंड ट्वीट है, आप उसको पढ़ें। तो ये लोग उसी क्लॉज का सहारा लेते हैं और अपने शहद को प्योर हनी कहते हैं, जबकि हम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आप उसको सिरप हनी बोलो और रॉ हनी को नेचुरल हनी कहो। व्हाट इज प्योर हनी? कौन तय करेगा? इवन दो अलग अलग मधुमक्खी के बक्सों में से जो शहद है, प्योरिटी को किस अंदाज से कहेंगे आप, किस स्केल पे नाप के कहेंगे? आप उसको नेचुरल शहद क्यों नहीं कहने देते? एक तो ये। दूसरा, आपने कहा कि इसको पहचाने कैसे। पहचान से संबंधित एक बहुत बड़ी बात मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, जो लोग भी देख रहे हैं। हम लोग आजकल सबसे पहले गूगल पे जाते हैं या फिर यूट्यूब पे जाते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि यूट्यूब पर जितने भी वीडियो
मैंने देखा है जो शहद की असली और नकली होने का पहचान बताते हैं वो बहुत ही अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक है। और वो इस तरह का पहचान बताते हैं कि कई बार असली शहद उस पैरामीटर पे फेल हो जाता है और नकली शहद आप किसी ब्रांड का खोलते हैं और वो पास हो जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता कि ये क्या है, क्यों इस तरह की वीडियो आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के इस तरह का वीडियो बनाया जा रहा है कि जब आप किसी बी कीपर से लें वो फेल हो जाए, आप सोचें नहीं नहीं जरूर मिलावट होगा, और आप अरबों रुपए की टर्नओवर वाली कंपनियों से ले लेते हैं जिनके पास मधुमक्खी का एक छत्ता नहीं होता है। तो मैं लोगों से एक ही बात कहूंगा, एक तो यूट्यूब के इस अधकचरे ज्ञान से बचें कि शहद को शर्ट पे गिरा दिया और फिर देखा, उसको ऑब्जर्व किया, या शहद को फर्श पे गिराया या पानी में गिराया या उंगली से ऐसे किया, नहीं। क्योंकि शहद, जो शुद्ध शहद है वही कम से कम 20 प्रकार के हैं हमारे पास। जैसा कि हमने कहा, जामुन का शहद, यूकलिप्टिस का शहद, अजवाइन का शहद, वाइल्ड अकाशिया का शहद, मल्टीफ्लोरल शहद, बहुत सी चीजें हैं। ये अपने आप में जब सबका रंग अलग है, सबका गाढ़ापन अलग है, कंसिस्टेंसी अलग है, स्वाद अलग है, गुणधर्म अलग है, तो फिर इनका टेस्ट एक जैसा नहीं हो सकता। आप इसको उस तरह से टेस्ट करिए, शर्ट पे गिराइए और इसको गिराइए, दोनों का व्यवहार अलग है, और आप फिर क्या करेंगे, इनको फेल कर देंगे। तो एक तो यह है कि टेस्ट करने का या तो वैज्ञानिक तरीका है लैब। अब प्रश्न ये होता है कि कॉमन आदमी कहाँ लैब में जाएगा 1 किलो के लिए। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो लोग 1 किलो के डिब्बे में बेच रहे हैं उनका जो लेबलिंग हो, जैसा कि मैंने कहा, फ्लोरा की जानकारी हो, टेस्टिंग हो, रॉ हनी हो या प्रोसेस्ड हो, वो ठीक कर लें। एफएसएसआई अपने स्टैंडर्ड को इस तरह से बनाए कि वो कंज्यूमर फ्रेंडली हो। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि एफएसएसआई अगर कल बोल देगा कि आलू ही सेब है क्योंकि हमने वो स्टैंडर्डाइज कर दिया है, तो क्या हम यही समझ के उसको खरीदेंगे क्या? और आज यही हुआ है, शहद के साथ तो यही हुआ है। कोई थोड़ा भी बी कीपिंग का ज्ञान प्राप्त करेगा तो उस रेटिंग एजेंसी से उसका भरोसा उठ जाएगा। तो इसलिए हाँ, या तो ये हो सकता है कि आपने शुद्ध शहद खाया हो, तब आप उस शहद को पकड़ सकते हैं कि कौन सा नकली है। अब हम लोग हैं, हम लोगों को एक अनुमान हो गया है, हम लोग अपना ज्यादातर शहद जब फील्ड में निकलता है तो केवल अपने फिंगर से चख के बता देते हैं कि ओके कैसा है। तो एक यही हो सकता है, वरना असली और नकली की पहचान एक आम आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए सरकार को ही ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि वो चीटेड ना हो। मुकेश जी, अभी आपने बताया कि असली और नकली में ज्यादा फर्क तो समझ में नहीं आएगा सामान्य आदमियों को, लेकिन मैंने देखा है कि जो रॉ हनी जो होता है उसमें थोड़ा सा आपको लगता है कि ये ज्यादा, अभी बाकी मार्केट में जो ब्रांड वाले हनी शहद मिलते हैं, जो हनी मिलता है उसमें एकदम फिल्टर्ड हनी आता है, एकदम क्लियर दिखता है वो सब। लेकिन जैसे हम रॉ हनी की बात करते हैं या फिर आपके जैसे मधुमक्खी पालक जो है उनके पास जो शहद मिलता है तो वो थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं होता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो छत्ते में से निकला शहद क्या है, शहद कोई पानी नहीं है कि आपने उसमें से सब कुछ निकाल दिया क्रिस्टल क्लियर। इवन पानी के लिए भी कहा जाता है कि कुछ तो मिनरल छोड़ो, ठीक है। इसी प्रकार से शहद में उसको क्रिस्टल क्लियर दिखाने के लिए जो चीज आप निकालते हैं वो क्या होता है। तो कभी भी मधुमक्खी के छत्ते से अगर आप कोई शहद निकालेंगे तो जिस स्वरूप में वो होता है आप उसको स्टैंडर्ड माने। जो ये बड़ी कंपनियां आपको दिखाती हैं क्रिस्टल क्लियर और ये और वो, कैसे होता है, क्या मिलाते हैं, हमें नहीं पता। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपने स्केल को बदलने की आवश्यकता है। मैं मसाले को लेके एक बात कहना चाहूंगा। मैं गांव-गांव में जाता हूं, हम लोग फार्मिंग भी करते हैं। जो हल्दी हमें निकल के आती है हमारे खेतों से, उस हल्दी का कलर कभी भी वैसा नहीं होता जो पिसे हुए मसाले वाले दिखाते हैं। आप चाहें तो मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ, हमारी रसोई में ही है। मैं हल्दी मंगवाता हूँ, डब्बे में है, बिना पिसी हुई हल्दी अगर हमारे सहयोगी ला सकें। मैं सबको दिखाना चाहूंगा, वो मटमैला येलो होता है,
लेकिन अब हमारी नई पीढ़ी ये समझती है, उस असली हल्दी को अगर आप उनके सामने रख दें तो वो कहेंगे नहीं, वो जो पैकेट वाला हल्दी है वही शुद्ध है, ये मिलावट है, इसका कलर पता नहीं कैसा है, इसका क्या है। तो होता क्या है कि हमारे लोग, जो एक पूरी पीढ़ी ऐसी बीत गई शहरों में, सन 80 के बाद से जो पेरेंट शहर में गए, सिटीज में आए, उनके बच्चे तो धान और गेहूं में अंतर नहीं समझते, चावल और धान में अंतर नहीं समझते। उनको बताते हैं कि चावल और धान एक ही चीज है, धान से चावल बनता है, तो उनको आश्चर्य होता है कि फिर चावल का पौधा कौन सा है। तो यही बातें हैं, आपको यू हैव टू बी बैक टू रूट्स। और जब आप बैक टू रूट कह तो देते हैं, पर आपको उनकी लिमिटेशंस, उनकी शुद्धता, उनकी शुभ्रता को भी स्वीकारना पड़ेगा। इस बीच ये आ गई, मैं अपने सभी मित्रों को ये दिखाना चाहता हूँ, ये हल्दी, ये देखिए, ये शुद्ध हल्दी है जो हम पीसेंगे। अब जब इसका कलर आप खुद देखें, अपने घर के ब्रांडेड मसाले से मिलाइएगा, क्या पीसने के बाद इसका कलर ऐसा ही आएगा, बल्कि और डिम हो जाएगा। ठीक है, इस कलर की हल्दी अगर मैं आपको दूंगा तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, पर ये आप अपनी गलती करेंगे। जिसको बेचना है वो स्मार्टली आपको बेच के निकल जाएगा। इसी तरह से मैं इस शहद की बात करता हूँ। ठीक है, आप जमा हुआ शहद नहीं खाना चाहते, आप प्रवाही शहद लीजिए, लेकिन आप चमकदार पे मत जाइए। मैं इसको चमकदार नहीं बना सकता तब तक जब तक कि मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता। शहद में और एक बात आपने बताई थी हमसे बात करते हुए, शहद में पोलन मिक्स होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शुद्ध शहद में परसेंटेज होता है? जी। एक्चुअली पोलन काउंट, पोलन क्या होता है, इस विषय को भी हम ले लेंगे। मधुमक्खी जब फूलों पे बैठती है तो फूलों का पोलन उसके पैरों से चिपकता है, और पोलन एक शुद्ध रूप में हम उसको, वो सुपर फूड है, लेकिन मैं यहाँ पोलन काउंट की बात कर रहा हूँ। तो जब मधुमक्खी शहद बनाती है तो वो पोलन भी उसमें मिलता है। तो पोलन काउंट की एक संख्या होती है कि पीपीएम पे कितना पर मिलीग्राम या पर वो जो भी होता है। जैसा कि मैंने कहा, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, एक साधारण बी कीपर हूँ, तो मुझसे बहुत टेक्निकल नहीं आता है। तो पोलन काउंट पहले 50,000 को मानक माना गया था कि ठीक है 50,000 पोलन काउंट इसमें होगा। फिर इसको एफएसएसआई ने किसी समय 35,000 कर दिया कि 35,000 होगा। जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्ञानी लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड में कर दिया गया कि 25,000 का पोलन काउंट अनुमन्य है। हमने तब भी कहा ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले 2019 या 18 में वही चमत्कारिक जो स्टैंडर्ड को लो किया गया या स्टैंडर्ड को बदला गया कि 5,000 पोलन काउंट भी चलेगा। अब इसका मतलब अगर कोई समझ रहा हो बड़ी बारीकी से, एक मधुमक्खी पालक जो शहद निकालता है वो पोलन काउंट नहीं करता है, उसे पता ही नहीं। उसे पता है कि जो है वो शुद्ध है, आप देखो कितना होगा, तो 50,000, 25,000, 35,000 कुछ होगा, ओके। अब आप बोलते हैं 5,000 भी पोलन काउंट होगा, तो दैट इज जेन्युइन। वो हो ही नहीं सकता। आपने इसका मतलब 1 किलो शहद में 5 किलो शहद अगर मिला दें, तो ओरिजिनली जब 25 का आपने रखा था, 5 ही है, तो डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि अब 5 किलो शहद भी जो आपने मिला के बना दिया वो टेस्टिंग में पास हो जाएगा। लेकिन उसी पैरामीटर पे, पोलन काउंट के पैरामीटर पे शुद्ध शहद पास नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो बताया था 5,000 होना चाहिए, आपका तो 25,000 है या 30,000 है। तो ये पोलन काउंट मतलब हर तरह से हमको इस तरह से, क्योंकि पता है हम पैरामीटर पे भरोसा करते हैं, हमें पता नहीं, अगर बी कीपिंग मैं नहीं करता तो शायद मैं भी यही सोचता। तो अडल्ट्रेशन का जो रास्ता खुल रहा है फिलहाल, उसका कल्प्रिट कौन है और उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। मुकेश जी, एक बात और चर्चा में सामने आई और अभी कुछ लोगों के मन में भी शंका है कि कुछ ब्रांडेड शहद वाले जो है वो अपने आप को आयुर्वेदिक बताते हैं या फिर हर्बल बताते हैं, और इसी नाम पे वो शहद लोगों के गले में बेचते हैं, मतलब लोगों को बेचते हैं। तो ये, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये प्रश्न, इसका उत्तर सबको पता है, लेकिन क्या कहा जाए। वो इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं कि हर्बल, ऑर्गेनिक, बड़ा आसान है कह देना
कि हमारा शहद है। अलबत्ता कुछ लोग फ्लेवर्ड शहद भी बेच रहे हैं, जैसे कहते हैं दालचीनी का शहद। ठीक है, दालचीनी क्या है? अब जैसे हमने फ्लोरा कहा कि ये जामुन का शहद है, ये इसका शहद है, ये उसका शहद है, उन्होंने फ्लेवर्ड बोल दिया बड़ी आसानी से। अब कि उन्होंने क्या किया कि दालचीनी का उसमें एसेंस डाला या थोड़ा बहुत दालचीनी उसमें थोड़े दिन छोड़ दी उन्होंने, तो वो वैसा फ्लेवर लेके आ गया, या जो भी करते हैं। अब इस चक्कर में हमारा, कई लोग हमसे कहते हैं आपके पास दालचीनी का शहद है क्या? हम कहते हैं उसका होता ही नहीं है, क्योंकि उससे नेक्टर आता ही नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो कंपनियां दावा करती हैं कि अगर ये कहती हैं मंगल ग्रह से शहद लाती हैं, तो या तो हमें समझना है, और या फिर पूरी तरह से इनको एक्सपोज करने के लिए हम सबको सहयोग और समर्थन एक दूसरे का करना चाहिए कि बताइए आप किन पैरामीटर्स पे कह रहे हैं। जी जी जी। इसमें और एक बात, दिलचस्प बात ऐसी थी कि जैसे कि ऑलिव ऑयल के साथ होता है, ये ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन पूरे दुनिया में जितना होता है उससे 10-15 गुना ज्यादा उसकी बिक्री होती है। शहद के बारे में भी यही कह सकते हैं। आपने बातों बातों में आपने बताया था कि रॉ हनी जो है, जो मधुमक्खी पालक बनाते हैं, तो उसका परसेंटेज टोटल सेल के हिसाब से बहुत कम है। तो फिर ये बाकी वाला शहद आता कहाँ से? ये बनता कहाँ, बनता ये कैसे? सबसे बड़ी बात है। जैसा कि मैंने कहा, हम बी कीपर्स जब एक दूसरे से अपने ग्रुप में जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, और जब हमने बताया कि हमारा इतना निकला है, हमारा इतना बिका, हमने इतना रोका, तो हमको एक मोटा मोटी अंदाज लग गया कि हमारा बिका कितना और अभी हमारा रखा कितना है। तो छोटा उदाहरण है कि अगर हम सबने 100 किलो का उत्पादन किया और हमारा 50 किलो बिका है, लेकिन मार्केट में हम उसका रिपोर्ट देख रहे हैं, आरटीआई भी डालने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप बताते हैं कि उन्होंने हनी से कितना कमाया, किस कंपनी की हनी ने कितना बिजनेस किया। और फिर उसको अगर हम टोटल करके वेट में बदलते हैं, वॉल्यूम में बदलते हैं, तो हम देखते हैं इतना तो पूरे देश में उत्पादन नहीं है। और इसके बावजूद अगर ये इतना बेच भी रहे हैं, तो इतना हमसे तो खरीदें। तो ये जो राइस सिरप और कॉर्न सिरप मिलाते हैं, ये खुलासा हो चुका है, और ये चाइना से आता है, और ये 25 से 40 रुपए पर केजी होता है। और शायद इसीलिए मैं रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूंगा, हम मधुमक्खी पालक हैं, हम देख रहे हैं कि बेचने और उत्पादन का खर्चा मिला के हम 400-500 रुपए पर केजी से कम नहीं बेच सकते, जबकि हमारा ओवरहेड एक्सपेंस भी नहीं है। लेकिन ये लोग आप देखिए, कभी कभी मधुमक्खी पालक से भी कम रेट पे बेचते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अगर 100 रुपए का शहद लिया और उसमें 200 रुपए का मिलावट कर दिया, तो 300 रुपए में इनको 15 किलो शहद तैयार हो गया। अब ये आराम से बी कीपर से भी सस्ता बेच के चले जाएंगे, और आपको लगेगा कि नहीं नहीं, दे आर जेन्युइन। तो इसको रोकने की आवश्यकता है। इस पे 1-2 साल पहले एक पत्रिका में मैंने बताया, उन्होंने छापा था, और काफी फिर बड़ी कंपनियों को एक एक पेज का विज्ञापन देना पड़ा था कि नहीं, हमारा शहद लेबोरेटरी में जांचा हुआ है। अब जहां ये चीज आता है कि हमारा शहद शुद्ध मानकों पर शुद्ध है, लेबोरेटरी में जांचा गया है, तो फिर बात वही आती है कि आपने मानक रखा क्या है। आपने जो मानक एफएसएसआई से रखवा दिया है, आप उसी पे शुद्ध है ना, आप उसी पे खरे हैं ना। और मानक ऐसा रखवाया है कि बी कीपर इसमें फेल हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि अगर कोई आरटीआई डाले या एफएसएसआई का कोई बंदा, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आके मेरे सवाल का जवाब दे कि जब जब उन्होंने मानकों में बदलाव किया है, स्टैंडर्ड में बदलाव किया है, तो बताएं किस वैज्ञानिक के कहने से किया है, किस वैज्ञानिक शोध से किया है, और उसमें बी कीपर को कितना इन्वॉल्व किया है। कितने एफएसएसआई के लोग हैं जो आज तक कभी बी कीपिंग फील्ड में गए होंगे, लेकिन तय वो करते हैं। लोकतांत्रिक देश है, हमसे भी पूछ लो, हम बी कीपर भी कहीं ना कहीं कोई महारत रखते हैं, कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में है। इवन ये बात हंसी की हो सकती है, लेकिन सत्य है कि एफएसएसआई के हमारे परिचित लोग कहते हैं प्लीज अपना वाला शहद दो। वो लोग बुरा नहीं माने जो हमारे दोस्त हैं, लेकिन आप सोचिए, आपको अपने स्टैंडर्ड पे भरोसा नहीं हो, आप चाहते हैं कि कंज्यूमर वही खाए जो बड़ी बड़ी कंपनियां अरबपति हुए जा रही हैं हमको चीनी बेच बेच के। जी जी जी, सही सही, सही कहा आपने।
और ये सिर्फ शहद के बारे में नहीं, ये तो बाकी मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि मनी लाइफ फाउंडेशन फाइनेंशियल लिटरेसी में काम करता है, तो हमने देखा है कि आज तक जितने भी रेगुलेटर्स ने जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो बनाया है उसमें कंज्यूमर कहीं भी नहीं है। ये सब लोग आपस में बैठ के तय करते हैं और फिर उनके जो रूल्स रेगुलेशन है हमको फॉलो करना पड़ता है। तो शायद वही चीज आपके यहाँ भी हो रही है। लेकिन बस मेरी चिंता यह है कि जैसा कि हम जानते हैं शहद को अभी भी लोग दवा के रूप में अपने घर में लेते हैं। आजकल तो खैर जो खा सकते हैं वो महीने में 1 किलो खत्म कर लेते हैं, लेकिन सोचिए जो व्यक्ति बीमार होने पर शहद खा रहा है और अगर वो वही वाला शहद खा ले तब तो वो और बीमार होगा। ये तो बहुत बड़ा पाप है, इसको नहीं करना चाहिए। मैं बड़ी कंपनियों से भी कहूंगा थोड़ा कम बेच लीजिए लेकिन शुद्ध बेचें। आइए हमारे साथ बी कीपिंग कीजिए, आइए हम आज भी इतना उत्पादन करते हैं कि आपको हम शुद्ध शहद दे सकते हैं। जी, इसका मेन इसमें जो धोखा है वो जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए तो बहुत ही हानिकारक हो जाता है वो अगर ब्रांडेड शहद लेते हैं तो। इसी संदर्भ में एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि जिनको डायबिटीज है क्या वो शहद का सेवन कर सकते हैं क्या, मतलब असली शहद का, मैं बाजार में मिलने वाले शहद की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी, देखिए वैसे तो आधिकारिक रूप से मैं डायबिटिक लोगों के लिए कुछ कहूंगा तो फिर उसमें कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि ना तो मैं एमबीबीएस हूं ना मेरे पास कोई डिग्री है, लेकिन एक बोलचाल की भाषा में मैं समझाना चाहूंगा। मैं खुद भी डायबिटिक हूँ। देखिए हमने थोड़ा अध्ययन किया है कि हम रोटी दाल चावल, रोटी चावल ये सब तो मना ही है हम लोगों के लिए, आलू भी, शुगर भी। वो इसलिए मना है कि जब ये शरीर में जाता है तो ये ब्रेक होने में टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लेता है और इतने समय तक हमारा शुगर बढ़ा रहता है। लेकिन हनी जो है ये हाफ डाइजेस्टेड फूड है। हनी क्या है? मधुमक्खी का अपना भोजन है जो वो अपने लिए बनाती है, लेकिन उसकी आदत है कि वो प्रवृत्ति के अनुसार बहुत ज्यादा बना लेती है। तो ये ऑलरेडी हाफ डाइजेस्टेड फूड है। जब हम ये खाते हैं, शहद खाते हैं, तो हमारे शरीर में 25 से 35 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाता है जैसे पानी। तो अगर हमारा शुगर बढ़ता है तो सिर्फ इतनी देर के लिए, ना कि 3, 4, 5 घंटे के लिए। और उसके बदले में ये एक कॉम्प्रोमाइज है, डायबिटिक लोगों के लिए तो खाना एक कॉम्प्रोमाइज है। तो उतनी उसके बदले में फिर आपको वो सब चीजें मिल जाती हैं जिससे आपका शरीर अच्छा रहता है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। इसलिए डायबिटिक हो या किसी हो, मैं इसी तरह से इसका जवाब देना चाहूंगा, अपने विवेक का प्रयोग करें। जी मुकेश जी, अभी कुछ हमारे जो दर्शक हैं आज के, तो उनके मन में कुछ सवाल भी है, तो क्या हम सवाल जवाब लेना शुरू करें? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं गीता मेहता ने हाथ अपना उठाया है, तो उनको अनुरोध करता हूं कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। गीता मेहता जी। ये जो हनी इतना मधुमक्खियां प्रोड्यूस करती है तो उनको इतना नहीं चाहिए, नहीं उनके लिए, खुद के लिए है, तो हम क्यों, मनुष्य क्यों उसका उपयोग करें? सिर्फ खाने से नहीं चलेगा। और डायबिटीज वाले ले सकते, सच्चा हनी भी ले सकते हैं क्या? ये दूसरा प्रश्न है। जी, डायबिटीज वालों के बारे में तो मुकेश जी ने बता दिया है, अभी वो पहले सवाल का आपको जवाब देंगे। एक बड़ी अच्छी बात है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और शायद इसको मैंने हल्के से टच किया था, मैं फिर से इसको एलोबरेट करता हूँ। एक हमारा समाज है जैन समाज, जो जिनमें ये लिखा है कि नहीं, हम शहद नहीं खा सकते क्योंकि ये हिंसक तरीके से प्राप्त होता है। पहला, इसी को जोड़ते हुए आऊंगा, जैसा कि मैंने बताया, मधुमक्खी शहद बनाने की उसकी प्रवृत्ति है, क्योंकि वर्कर मधुमक्खियां कभी सोती नहीं है। 45 से 60 दिन का जो इनका जीवन काल होता है, ये उसमें कभी सोती नहीं है। आइदर वो पॉलन नेक्टर कलेक्ट करेंगी, फिर लाके शहद बनाएंगी, मतलब काम ही करना है। तो वो अपनी आवश्यकता से अधिक बना लेती हैं, क्योंकि अगर मधुमक्खी जितना बनाती है उसको उतना ही चाहिए और हम वो ले लेंगे तब तो वो अब तक मर जाती, खत्म हो जाती। तो हम उसकी इसी प्रवृत्ति का लाभ उठाते हैं कि वो अपने लिए ही नहीं, ज्यादा बनाती है। शायद नेचर ने उसको बोला होगा कि मनुष्यों को इसकी आवश्यकता है। तो एक तो ये एक बड़ी बारीक चीज है जिस पे हमें समझना चाहिए। अन्यथा इस तरह से तो फिर दूध या और कितने भी पदार्थ हैं जो हम जानवरों से लेते हैं और हम जिंदा रहते हैं, सब में ये एथिक्स लागू हो सकती हैं, लेकिन फिर भी शहद के लिए मैं ये कह दूं कि इस तरह का इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा,
दो चीजें होती है, एक होता है हनी हंटिंग, एक होता है बी कीपिंग। हमारे जैन समाज के या कुछ और समाज के लोग, शहद उनके संस्कार में बोल दिया गया कि आप नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें हिंसा होती है। हमने अब उन्हें बताया कि बी कीपिंग से जब शहद निकालते हैं तो हिंसा नहीं होती है। जब हनी हंटिंग करते हैं, आपने पानी की टंकी पे या किसी बिल्डिंग पे या किसी पेड़ पे जो शहद होता है, जब उसे निकाला तो आपने जिस दिन अपने आप को तैयार किया, निकाल लिया, और शाम तक वो सारी मधुमक्खी अपना छत्ता टूट जाने के कारण मर जाती है, तो वो हिंसक है। लेकिन मधुमक्खी पालक, बी कीपर क्या करता है, मैंने पहले ही बताया, वो चेक करेगा कि क्या शहद में कैपिंग हो गई है। जब मधुमक्खी शहद बना लेती है तो कैप कर देती है, उसको ढक देती है उस अपने छत्ते को मोम से। तब ये सब देख के हम वन फाइन डे जाते हैं और शहद को प्रोसेस करके निकालते हैं। और उस प्रोसेसिंग में मधुमक्खी को 10 मिनट के लिए अपना छत्ता छोड़ना होता है। उसका छत्ता हम नहीं तोड़ते, उस छत्ते में से शहद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम निकाल लेते हैं। जैसे कपड़े धोने की मशीन में आप गीला कपड़ा डालते हैं और उसको चला देते हैं, पानी बाहर चला जाता है, कपड़ा सूखा हुआ आ जाता है, ठीक इसी तरीके से। और 10 मिनट बाद वो हम छत्ता फिर से रख देते हैं, वो फिर से अपना मेंटेनेंस काम में लग जाती है। तो हमारे बहुत से लोग जो इसको हिंसा से जोड़ते हैं या इस तरह से देखते हैं, ये देखना, ये करुणा की दृष्टि से देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मधुमक्खी पालन में इस तरह से आपको वो जो एक गिल्टी होती है वो नहीं है। जी जी। मुकेश जी, अगला सवाल है कामिनी मेहता जी से। क्या आपको अनम्यूट किया है, आप सवाल पूछ लीजिए। जी मुकेश जी, मेरा ये सवाल है कि कुछ कुछ रेसिपीज में हम लोग शहद का उपयोग करते हैं, तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं गर्म करने से या कुकिंग होने से उसकी? जी जी, यहाँ पे मैं रेसिपी में यूज करने के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा। जैसे हम भी एक फावा मिठाई बनाते हैं जो ऑब्वियसली दूध और इन सब चीजों से बनती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि दूध भी होता है, घी भी होता है, तो कहते हैं कि नहीं भाई, कॉम्बिनेशन घी और शहद का नहीं है। हम भी मानते हैं ऐसा, अगर आयुर्वेद में लिखा है। लेकिन देखिए, डायरेक्ट शहद जो आप सेहत के लिए खा रहे हैं उसमें तो ये सब चीजें भरते हैं। कुछ चीजें हैं, जैसे मिठाई है, मिठाई में आप क्या देखते हैं, चीनी खाते हैं, ये सब चीजें होती हैं। हमने उसको शहद से किया। हाँ, उसको मीठा करते समय गरम गरम में नहीं डालते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, इतना कि उसमें वो डिजोल्व भी हो जाए। तो ऐसे ही जैसे हम कहते हैं हनी टी, हनी लेमन टी, तो आप उबलते चाय में मत डालिए, आप उसको अपने कप में डालिए, और जब आपको लगे कि पीने योग्य है तब उसमें शहद मिलाइए। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 3 सेकंड तक अगर उसमें फिंगर हमारा डिप रहता है, या हम लोग चाय पीने वाले समझते हैं कि सिप करने लायक है, तो उसमें मिलाइए। तो कुछ रेसिपीज में जो शहद है, जितना कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको सेहतमंद बनाए रखने के लिए ठंडा होने पर मिलाएं। जैसे खीर में भी आप ठंडा होने पर मिला सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जिसमें आप नहीं जिसमें गर्म में ही मिलाना है, तो फिर आप उसको ये समझ के खाएं कि स्वाद तो मिलेगा, गुण ना मिले। और ऐसा ही फिर वो अन्य पदार्थ में भी होता है। तो इसका यही बैलेंस्ड आंसर है। जी जी जी। अगला सवाल ये है कि जैसे हमने बताया था कि शहद में पोलन होता है, अभी कुछ लोगों को पोलन का भी एलर्जी होता है, तो क्या वो लोगों के लिए अगला सवाल जी। कुछ लोगों को पोलन का एलर्जी होता है, तो क्या ये लोग भी नेचुरल रॉ हनी जो है जो आप बेचते हैं, तो क्या लोग इसका सेवन कर सकते हैं जिनको एलर्जी होगा वो भी? जी जी, अच्छा प्रश्न है। इसका बहुत ही बेबाक उत्तर है। ऐसे बहुत से लोग हमने देखा है जो कहते हैं कि हमें शहद से एलर्जी है, ऐसे लोग हैं। तो अगर आपने कभी इसको ट्राई किया, आप शुद्ध शहद ट्राई कीजिए, मैं डब्बे बंद शहद की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि वो स्वीकार नहीं हो रहा है, तब हमारे जरूर ऐसे 0.1% लोग हो सकते हैं जिनको शहद से एलर्जी है, और फिर वो शहद से दूरी बनाएं। ये बात बिल्कुल ईमानदारी से कही जा सकती है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि शहद की जो एलर्जी है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले कहते थे हम नहीं खा पाते थे, हमारे गले में खराश हो जाती थी या कुछ और बाद में उनको एक्सेप्ट होने लग गया। तो आप अपने विवेक अनुसार शहद का प्रयोग करें, देखें। बड़ी बड़ी दवाइयां जो जीवन बचाती हैं वो कई बार हम किसी व्यक्ति को सूट नहीं करती, तो इसको इसी भाव से देखें और अपने आप ये खुद ही तजुर्बा करें। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिल सकता, ये तो आप थोड़ा सा खुद ही देखें।
जी जी मुकेश जी, और एक सवाल राजेश जी ने पूछा है हमारे चैट रूम में। वो जानना चाहते हैं कि हनी ऑफ डिफरेंट फ्लोरा व्हाट शुड बी वन लुकिंग आउट फॉर। तो जैसे आपने बताया था कि अलग अलग फ्लोरा के हनी आप बेचते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि इसमें क्या देखना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए और क्या देखना चाहिए, और उसका फ्लेवर या फिर कैसे होना चाहिए वो पूरा। जी जी जी, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, कई शंकाओं के समाधान होंगे इससे। देखिए, शहद जब फूलों के रस से, नेक्टर से तैयार होता है तो उसमें गुण आ जाते हैं। हम सभी जानते हैं शहद में क्या क्या गुण होते हैं, और ऑब्वियसली जो स्रोत है, जिस नेक्टर से वो बना है, उसका भी उसमें गुणधर्म आता होगा। जैसे जामुन का शहद है, वो टेस्ट रिच होता है, बहुत टेस्टी होता है। जैसे अजवाइन का शहद है, वो मीठा होते हुए भी जो एक अजवाइन का कसैलापन होता है वो उसमें आपको मिलेगा। लीची का शहद है, लीची का उसमें हिंट आएगा। एक चीज याद रखें, कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपको लीची खाने को मिल रहा है, क्योंकि वो उसके फल से नहीं बना है, फूल से बना है। जिन लोगों के शहद में लीची खाने को मिल जाता है, आप समझ लीजिए वो फ्लेवर्ड है। ठीक है, तो अब जैसे अजवाइन है, वो पेट के लिए काम आता है। तो अगर आपको पेट का गैस और ये इस तरह की ज्यादा चीजें हैं, तो आप अजवाइन वाला ट्राई करें। आप कभी जामुन वाला ले लें, आप यूकेलिप्टिस लें। अब देखिए, यूकेलिप्टिस का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हम खा सकते हैं, वो जो लंबे लंबे यूकेलिप्टिस के पेड़ होते हैं, लेकिन उससे शहद बनता है, तो ऑब्वियसली उसका गुणधर्म उसमें होगा कुछ, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो जो अलग अलग फ्लोरा के शहद हैं, वो अलग अलग गुणधर्म तो रखते ही हैं। बेसिकली वो चूंकि शहद है, तो शहद वाला जो गुणधर्म होता है वो उनमें है। जी मैं जी तो जी कहूंगा कि आप लोग चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कॉम्बो बना सकते हैं कि 250 ग्राम का हम 1 किलो में 4 प्रकार के शहद रखें और आपको भेजें, आप देखें उसको, तब आपको फर्क महसूस होगा कि हाँ, ये कैसा है, ये कैसा है। तब आप तब आप कह सकते हैं, अपना पसंद बता सकते हैं। जी जी अगला सवाल हमारे पास आया है डॉक्टर कोका करिश्मा की तरफ। आप उनको सवाल पूछ लीजिए। Thank you so much for such a brilliant performance. Information was excellent. हिंदी में बोलिए। जो आपने वो कैरी ऑन प्लीज। जो आपने कहा वो बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा। जैसे आपने प्रेजेंट किया प्रोग्राम, वो भी एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक सवाल है, कैन यू मेक दिस अवेलेबल टू द इंटरनेशनल ऑडियंस? हम लोग लंदन से वॉच कर रहे हैं, सो वी रियली आर ग्रेटफुल टू द मनी लाइफ फाउंडेशन, बट दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी मेड वाइडली अवेलेबल, because in a consumer and supply system, if the consumer can become more aware internationally, it can, I feel, in my humble opinion, affect the whole supply chain positively. That's number one. So for that, would you like to share an address so the international people can contact you? Second question is, for creamed honey, जो mustard से बनाया गया honey है, वो हम कैसे परखे? बहुत मस्टर्ड फ्लावर्स, मस्टर्ड फ्लावर से जो बना, हम परखे कैसे? क्योंकि अगर इनएक्सपेंसिव है तो लोग खरीद भी सकते हैं। थैंक यू। जी जी, ये मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दूंगा कि हम इसको परखें कैसे। तो वो तो जैसा कि मैंने बताया कि या तो हम लैब में चेक करें, और लैब में भी ये है कि अगर वो एफएसएसआई के स्टैंडर्ड के अनुसार है तो बी कीपर का फेल हो जाएगा और उनका पास हो जाएगा। या तो फिर आप विश्वसनीय लोग देखें, कॉन्टेक्ट टू यानी बी कीपर जो विश्वसनीय हो, जो लगे कि बैड प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, और हमारे बी कीपर बहुत अच्छे हैं, कोई बैड प्रैक्टिसेस उतने नहीं करते, तो आप किसी विश्वसनीय जगह से लें। बाकी समस्त भारत में हम कोरियर के द्वारा भेज देते हैं, और कोरियर वाले पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोरियर के कुछ अपने नियम है और वो नहीं ले जा पाते हैं। तो भारत में यदि आपका कोई पता होगा तो बिल्कुल हमें खुशी होगी, और एड्रेस वगैरह ये शायद आगे बता देंगे, या ट्विटर हैंडल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, साबा हनी जी हमने हमारा हैंडल है। चैट रूम में आपके डिटेल दे दिए हैं, चैट रूम में है आपके डिटेल।
or as far as this webinars goes, we have our YouTube channel, that is youtube.com/MoneyLabTV. So this video is right now is being played on YouTube, and the recording will be available on YouTube as well. So you can watch that and you can share it across the world. Your people. Okay. मुकेश जी, अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पे स्टैनली फर्नांडिस से। वो जानना चाहते कि व्हाट शुड सिटी dwellers do since we are far away from the source of natural honey producers? Are there any original beekeepers who sell honey online? Sucheta ma'am wants to say something. So two things. One, Stanley Fernandez, good to see you here. I'm a regular buyer of the honey, and you would see the WhatsApp number, so you can buy it. Mukesh ji may feel embarrassed to say you can buy it from me, so I'm saying it for him that you can just buy it. The details are put over here. But the reason I intervened, Yogesh, is one more issue needs to be debated, which is that मुकेश जी, बहुत सारे लोग जब मैं CRC में थी, वो एंटीबायोटिक्स इन हनी का बहुत ये हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सच है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं या अभी बंद हुआ है? क्या है इसका सिचुएशन? ठीक है। ये जो प्रश्न है ये बी कीपिंग से संबंधित है और उसके प्रैक्टिसेस से संबंधित है। तो बहुत पहले ये एक अवधारणा रही होगी जब हम एंटीबायोटिक्स या केमिकल के यूज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं थे। हमारे देश में भी जब लोगों ने सामान्य धान और गेहूं की फसलों में देखा कि ज्यादा खाद डालो, ज्यादा यूरिया डालो तो ज्यादा आता है, उन्होंने करना शुरू किया। लेकिन बाद में जब पता चला तो अब कई लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया या रिड्यूस किया या अपनी क्वालिटी को लेके कॉन्शियस हो गए। इसी प्रकार से ये बी कीपिंग में भी आई है। पहले जब नहीं पता था तो लगता था कि कोई बीमारी है। हालांकि मेरी एंट्री तो देर से हुई है 2016 में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 1986 से कर रहे होंगे, 96 से कर रहे होंगे, तो मे भी वो इस रास्ते से गुजरे होंगे। और ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक्स या दवाइयों का यूज केवल बी कीपर करता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस जगह हम रखते हैं, हम जहां भी फील्ड में जाते हैं, वहां पे जो किसान होते हैं अपनी फसलों पे जब छिड़काव करते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी खुद की मधुमक्खियां प्रभावित होती हैं, मर जाती हैं, और पैसे के टर्म में कई किसान, मधुमक्खी पालक किसान बर्बाद हो जाते हैं। एक रात में उनकी 10 लाख की मधुमक्खी खत्म हो जाती है। ये समस्या है। तो ऐसे में जो एंटीबायोटिक जो चीजें हैं शहद में, वो मैं भी कुछ ज्यादा मात्रा में आ जाती हूँ, जो कि लैब टेस्ट में पकड़ी जाती होंगी। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, ये उतना ही ज्यादा होगा जितना आजकल हमारे दाल में है, चावल में है, हमारे फलों में है, इवन हमारी मछलियों में है, मुर्गे में है, बकरे में है। मैं इसको क्षमा कीजिएगा, भाषा ऐसी हो सकती है क्योंकि हम देसी किसान लोग हैं। तो इस तरह से। लेकिन अब जब डीप जंगल में हम जाके रखते हैं तो वहां ये परेशानी नहीं होती, क्योंकि जंगल में कोई छिड़काव करने जाता नहीं। तो वहां से भले ही हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक हनी है, बट फिर भी हम कहते नहीं है फॉर सेफर साइड। दूसरा, यहाँ से मुझे एक चीज और एक मुद्दा उठा जो मैं आपके माध्यम से और सबको बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ जंगल बहुत है। जैसे मैं यहाँ रामपुर यूपी में हूँ, पड़ोस में उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में फिर ये नैनीताल के जंगल शुरू हो जाते हैं। ये बड़े संरक्षित जंगल हैं जिनमें आम आदमी का प्रवेश नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक रूलिंग दी थी जिसकी वजह से जानवरों की संख्या अब बढ़ी है, पोचिंग खत्म हो गई है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जानते हैं पॉलिनेशन का कितना महत्व है। 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉलिनेशन इज डन बाय दीज बीज। और हमने देखा कि हम जहां भी मधुमक्खी रखते हैं वहां 30% यील्डिंग बढ़ जाती है, क्योंकि पॉलिनेशन अच्छा हो जाता है। तो अगर हमें इन जंगलों में मधुमक्खी रखने का लाइसेंस मिल जाए, और तो क्या होगा कि हम तो आपको शुद्ध शहद देंगे ही, वहां पे जंगल का भी फायदा होगा। लेकिन कौन इसको आगे करे? हमने कई लोगों से कहा, कईयों ने कहा कि भाई आप अपने रिस्क पे रखिए तो रखिए, हमको कुछ नहीं पता।
मीन्स दे नो कि होना कुछ नहीं है, कोई नुकसान हम थोड़ी करेंगे, वहां तो हम अपनी प्रॉपर्टी लेके ही जाएंगे। तो अगर हम वहां सरकार से लाइसेंस मिल जाए और वहां शहद रखें तो जंगल का भी भला और शहर का भी भला अगर हो सके, क्योंकि बी कीपिंग एक ऐसा विषय है जो कम से कम 5 मंत्रालयों के बीच में है। शहद को बेचना और ये सब करना एमएसएमई में आ गया, फिर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आ गया, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चाहिए। तो एक तो हमको वैसे ही इतना ज्ञान नहीं है और ऊपर से हमारे को 5-10 मंत्रालय से संपर्क करना होता है, तो फिर हम कहते हैं जो चल रहा है चलने दो, आप जैसे लोग कभी सहारा दे देते हैं, हम लोगों तक पहुंच जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है राजन वासवानी ने। वो बोलते हैं कि मेक्सिको में जीएम फ्लावर्स पे बीज बैठी थी, मधुमक्खी बैठी थी और मधुमक्खी पालकों को उसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो हमारे यहाँ भी शायद अभी जीएम सीड्स आ सकते हैं या फिर आएंगे कभी ना कभी, तो इससे भी हमारे यहाँ पे मधुमक्खियों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं इस प्रश्न को उठाने के लिए, याद दिलाने के लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। बहुत पहले सनफ्लावर पे मधुमक्खी बैठती थी हमारे देश में और सनफ्लावर का भी शहद होता था। आज हम नहीं कह पाते, हमने भी सुना ही है, देखा नहीं है, क्योंकि कुछ वर्षों पहले, शायद 20 वर्ष पहले, वही जीएम सीड्स आ गई उसकी, तो जो अब असली वाली सनफ्लावर नहीं मिल रही है, तो अब मधुमक्खियां उस पर नहीं बैठती हैं। ऐसे ही यूकेलिप्टिस पे, जो पुराने यूकेलिप्टिस है 80 के दशक के, 90 के दशक के भी, उन पे तो नेक्टर लाती हैं, लेकिन ये आजकल ये भी कुछ जीएम वाले आ गए हैं जो नर्सरी में उगाते हैं, इन पे नहीं आती हैं। तो निश्चित रूप से देश में जब बहुत ज्यादा फसलें उसी जीएम पे आ जाएंगी, जीएम सीड पे, तो वाकई ये बहुत मुश्किल होने वाला है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। शहद तो नहीं मिलेगा, और एक बार मधुमक्खियां अगर मर गई, वो खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, तो फिर उसके बाद फूड चेन, आप जानते हैं कि आइंस्टाइन साहब ने ये बात कही थी कि 4 साल बाद फिर धरती से खाना खत्म, क्योंकि फूड चेन टूट जाएगा। तो जब हम जीएम जीएम सीड्स सारे आ जाएंगे और नेक्टर नहीं लेंगी और मधुमक्खियां एक बार गायब हो गई, तो या तो हमेशा हमें उसी कृत्रिम तरह से रहना होगा, दोबारा रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पे बहुत ध्यान से, केवल प्रॉफिट देख के नहीं देखना है, इसमें बैलेंस करके चलना है। प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पॉइंट है मुकेश जी, वेरी गुड फॉर क्लैरिफाइंग इट। अगला सवाल है डॉक्टर राकेश गोयल जी से है। डॉक्टर गोयल, मैं मुकेश जी से ये पूछना चाहूंगा कि आपने शुरू किया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपको प्रेरित किया कि भाई आप ये कीजिए, लेकिन उसके साथ ही FSSAI और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उस पर रोड़ा अटका रहे हैं। तो क्यों ना आप अपना केस प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास ही ले जाएं, भाई आपने हमें प्रेरित किया, आप ये चाहते हैं ये हो, तो वही सबसे अच्छा माध्यम होगा इस समस्या को हल करने के लिए। देखिए, मैं आप तक पहुंच पाया, यही मेरी उपलब्धि है, और धीरे धीरे जैसे मनी लाइफ फाउंडेशन ने हमें मौका दिया और लोग भी दें, तो प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंच जाएगी। वो तो मैं ऐसा समझता हूं, और वैसे मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अभी बड़े बड़े काम करने दीजिए, ये चीज हम निपटा लेंगे। FSSAI वालों से कभी बात करेंगे, और आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिले तो FSSAI भी आएगी, बैठेंगे, बातें करेंगे, चाय पियेंगे उनके साथ। जी जी। मुकेश जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है, धर्मेंद्र कपूर ने पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि मधुमक्खी जो है वो अपना जो छत्ता है उसको अबेंडन करती है क्या, क्योंकि उनकी बिल्डिंग में कुछ छत्ता है जो अबेंडन कर दिया है मधुमक्खियों ने। तो जानना चाहते हैं कि इसके बारे में मधुमक्खियां वापस आएंगी क्या, और अगर नहीं आएंगी तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। देखिए, ये तो हम बी कीपिंग की बात कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिसेस थोड़ी बदल जाती हैं, और जो वो हनी बी होती है, वो अपनी भारतीय प्रजाति की हनी बी होती है, उसकी अलग प्रवृत्ति होती है, वो थोड़ी अटैक ज्यादा करती है, वो बीज वैक्स ज्यादा प्रोड्यूस करती है, छत्ता बड़ा बनाती है, शहद कम प्रोड्यूस करती है। और हम लोग जो एपिस मेलिफेरा पालते हैं, इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये छत्ते में कम मेहनत करती है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल छत्ता दे देते हैं इसे, और ये शहद ज्यादा बनाती है। और तो उन्होंने जो पूछा है
अक्सर हमने यही देखा है कि दोबारा तो उस छत्ते पे लौट के कभी आती नहीं, जब वो आती हैं तो नए सीजन में नया बनाती हैं। ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो टंकी पे लग जाता है या बिल्डिंग पे लग जाता है। हम जब बी कीपिंग करते हैं तो एक वो बिल्कुल दूसरा आयाम हो जाता है। और मैं चाहूंगा कि बी कीपिंग को लेकर अब आगे कभी बैठे तो कुछ वीडियोज या मेरे ट्विटर हैंडल पे भी पड़ती रहती हैं, हम दिखाएंगे ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट हो कि बी कीपिंग कैसा होता है, उसके बॉक्सेस कैसे होते हैं, उसके छत्ते कैसे होते हैं। मुकेश जी, एक और सवाल है मिसेस राम मोहन से। वो जानना चाहती है कि मनु का हानि के बारे में जानना चाहती है। जो न्यूजीलैंड से मनु का हानि आता है, जी 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 जी, उसकी क्या राय है आपके पास? थोड़ी सी आपकी आवाज कटी लेकिन मैं समझ गया। देखिए, मनु का हानि आप ये कह सकते हैं कि उसने अपना एक स्थान बना लिया है। जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं जो अपना स्थान बना लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ हम कहें यूकलिप्टस कहानी है, मस्टर्ड कहानी है, अजवाइन कहानी है। आपने आज इसको जाना जब एक बी कीपर ने बताया, वरना कंपनीज ने कभी नहीं बताया। ऐसे ही हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ जामुन कहानी चाहिए। हमने कहा अब खत्म हो गया तो बोलते नहीं, हमें यही चाहिए, जब आएगा तो दीजिएगा। तो मनु का हानि इसने एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, अवश्य ही बहुत अच्छा होगा, नो डाउट, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने आप में एक बहुत साफ सुथरा देश है जहाँ का वातावरण भी अच्छा है। तो मेरा अनुभव उसके साथ नहीं रहा, लेकिन मैं समझता हूँ एक अनुमान के अनुसार, जैसे हम डीप जंगल से शहद लाते हैं और एक शहद होता है कि मैदानी इलाके में रख दिया, दोनों में अंतर होता है, इसी प्रकार से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ओवर प्राइस्ड है, बहुत 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 ओवर प्राइस्ड है। हम शहद के नाम पे 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए यहाँ भी दे देते हैं। और इससे अच्छा है कि थोड़ा शहद खरीदें और थोड़ा बी कीपर को बॉक्स के रूप में डोनेट कर दें, लेकिन शहद का जो उचित मूल्य हो उसी से खरीदें। बहुत ज्यादा ओवर प्राइस चीजें खरीदने से कोई शहद को इतना ज्यादा लाभ नहीं होता। आप साधारण यूकलिप्टस का शहद खाइए, वाइल्ड अकाशिया हमारे देश में सबसे महंगा है, आप वो खा लीजिए, बहुत अच्छा है। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। कुछ लोगों में ये भी, जैसे कि आपने बताया था कि दालचीनी का भी शहद आता है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो है, जिसे हम फल कहते हैं, तो फलों का भी शहद हो सकता है या मार्केट में आता है, जैसे कि, और कुछ पत्ते जैसे कि तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते का भी शहद मिलता है, तो हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं, दालचीनी का मैंने उदाहरण दिया था कि उसका फ्लेवरिंग करते हैं वो लोग, उसका फ्लोरा नहीं होता, तो दालचीनी का शहद मेरी दृष्टि से नहीं आता है, ठीक। अब जिन जिन फूलों का नेक्टर निकलता है उनका शहद आता है। तुलसी बोला आपने, वन तुलसी हम बोलते हैं, वन तुलसी का शहद आता है, वो हम देते भी हैं, जब हमारे पास उपलब्ध होता है तो हम देते हैं। तो जैसा मैंने बताया, अमूमन 20 तरह का होता है, 7 तरह का तो मेरे पास ही उपलब्ध है। अभी मैंने न्यू ईयर पे 7 स्टार कॉम्बो ऐसी करके निकाल दिया, और 250 ग्राम्स के 700 मतलब 1.25 किलो के हमने वो पैकेट दिए। तो जब लोगों ने देखा कि 7 अलग अलग तरह के हैं, बट ये है कि एज ए बी कीपर सबको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, कभी निकलता है कभी नहीं निकलता है। हम माइग्रेशन करते हैं, किसी एक खास एरिया में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, मधुमक्खियों को रिस्क पे ले जाते हैं, निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो घाटा बुक कर लेते हैं। तो इस तरह से। मैम, यू वांट टू से समथिंग? बहुत ही ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन था। आप तो बहुत जानकारी, बी कीपर ही तो है, तो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस, मैं तो रेगुलर यूजर हूँ आपके हानि की, लेकिन बहुत सीखने मिला आपके टॉक में। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यू नो वेयर टू बाय इट, सो डू यू वांट शो द स्लाइड सो दैट पीपल कैन बाय इट, योगेश? अभी हम सिर्फ व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म से ही बेच पा रहे हैं। I had shared the contact details of Mukesh ji. He uses WhatsApp, so you can send him a hi on the WhatsApp number and you will get all details. And his Twitter handle you can follow Faba Honey, that is there, so he can share all the details are there on his Twitter handle also. Or if you want to contact him directly, you can use his mobile number. धन्यवाद मुकेश जी, आपने हमारे दर्शकों को आज शहद के बारे में बहुत सारी उपयुक्त जानकारी दी, लेकिन और आशा करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों का आपने जो जानकारी दी इससे बहुत लाभ मिलेगा।
आपको धन्यवाद और आपके इस उपक्रम के लिए जो आप शुद्ध शहद आप लोगों को देना चाहते हैं, इस उपक्रम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आ चुके हैं आज के इस वेबिनार के अंत तक। फिर से एक बार आप सभी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ मैं रात्रि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। हम एक साधारण मधुमक्खी पालक हैं, हमारी विशेषज्ञता नहीं है, सिर्फ अनुभव है। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। आगे भी मिलते रहेंगे और आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। माननीय सुचेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मनी लाइफ फाउंडेशन का धन्यवाद, मॉडरेटर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, योगेश जी।